तो मेरे बेटा अब एक बार पहले कल का क्विक रिकैप 1-2 मिनट के अंदर अंदर। मैंने आपको कल सिर्फ इतना बताया था कि व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स आर कैन बी ट्रांसफर्ड। कैन बी इसलिए हर बॉडी में नहीं होते, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो लूज नहीं होंगे। जब आप दो चीजों को रब करते हो तो कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक सरफेस से निकल के दूसरे सरफेस में चले जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पॉजिटिव हो जाता है और जिसमें आ गए वो नेगेटिव। देखा जाए कल के पूरे पढ़ाने का कंक्लूजन ये था। अब जो कल आए होंगे वो कह रहे होंगे फालतू में हमारा पौन घंटा 1 घंटा बेकार किया। नहीं, डिटेल में बताया था, अब शॉर्ट में बता दिया। अब आगे मेरे बेटा चार्ज है क्या? तो चार्ज इज द एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, और शॉर्टेज है तो पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में बच्चे बहुत सारी लिख के आते हैं। पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज। दीज आर, हाँ प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लिखने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। लिखी जाती है कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, इनवेरिएबल, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी जो इसकी बेसिक है, तो उनके ऊपर समझा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। ध्यान सबका मेरी तरफ। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को कोई क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय। यहां पर कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो, पेन को हेयर से रब करो चार्ज आ गया, हो गया क्रिएट। मेरे बेटा मैं उनसे सिर्फ एक बात बोला करता हूं, मैं एक पॉकेट से 50 रुपए निकाल के दूसरी पॉकेट में रख दूं तो क्या मनी क्रिएट हो गया या ट्रांसफर हुआ? मैंने पेन को हेयर से रब किया, इलेक्ट्रॉन्स हेयर से पेन पर या पेन से हेयर पर चले गए, तो ये क्रिएशन नहीं ट्रांसफरिंग है। मैं कह रहा हूं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड। पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज बनना था वो बना हुआ है, ट्रांसफर होता रहता है। तो बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? चार्ज इज कंजर्व्ड। और कंजर्व्ड का मतलब कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना कभी बनेगा ना कभी खत्म होगा। ना ये स्पीड के साथ बदलता। जैसे मास है, जिसने डीपली पढ़ रखा है 11th में, मास स्पीड बदलने से बदल जाता है। ठीक है बेटा? m इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। जब वेलोसिटी जैसे 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 बढ़ती जाती है तो मास में चेंज आता रहता है, लेकिन चार्ज में नहीं आता। चार्ज जो है वही रहेगा, स्पीड चाहे 2 मीटर पर सेकेंड हो या 2 लाख मीटर पर सेकेंड हो, चार्ज कंजर्व्ड। दूसरा होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब यहां पर बात आता है क्वांटाइज्ड क्या है। पहले मैं देखो आप लोगों का व्यू लेना चाह रहा हूं, मुझे पता चल जाए क्वांटाइज्ड का मतलब जानते हैं या नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? एक नहीं, गिवन और टेकन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। 1 पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। मतलब ये जब भी दिया जाएगा या चार्ज लिया जाएगा तो पैकेट्स में जाएगा, पैकेट्स में आएगा। जो चीजें पैकेट्स में जाती हैं, पैकेट्स में आती हैं, वो क्वांटाइज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदने गए तो यू कैन परचेज 1 बॉटल, 2 बॉटल, 5 बॉटल, 10 बॉटल। 1 बॉटल इज 1 पैकेट। भाई पैकेट ही तो है, तो 1 बॉटल इज क्वांटा। क्वांटा का मतलब सबसे छोटा अमाउंट, इससे कम नहीं ले सकते। तो जो चीज होल नंबर में, देख बॉटल आप बताओ फ्रैक्शन में ले सकते हो क्या? यू कैन परचेज 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल। आप उससे जाके कहो 1.27 बॉटल चाहिए, भाई साहब लोटा लोटा के मारेगा। यो क्या कर रहा है? मतलब आप जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली जाएगी तो होल नंबर में ली जाएंगी, तो वो क्वांटाइज्ड है। पैकेट्स में ली जाएंगी, बॉटल भी तो एक तरह के पैकेजिंग ही है, पैकेट्स में ली जाएगी। दूसरा एग्जांपल अनक्वांटाइज्ड का। अनक्वांटाइज्ड में कोई पैकेट नहीं होता, जितना चाहे ले लो। जैसे पेट्रोल डीजल, आपकी मर्जी 1 लीटर लो,
आपकी मर्जी 1.2 लीटर लो, आपकी मर्जी 1.7 लीटर लो, जितना चाहे ले लो, कोई पैकेट नहीं है। ये होते हैं अनक्वांटाइज्ड। जो क्वांटाइज्ड है वो होल नंबर में ही आएगा, फ्रैक्शन में नहीं। कार है, कार इज क्वांटाइज्ड। यू कैन परचेज 1 कार, 2 कार, 3 कार। यू कांट परचेज 1.7 कार फ्रॉम द शोरूम। अब कोई कबाड़ की दुकान पे चला गया तो बात अलग है, वहां पे अनक्वांटाइज्ड है, जो चाहे वो निकाल के ले आओ। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होल नंबर में ही आएगा। तो बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन भी तो क्वांटाइज्ड है। एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं, 10 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं। मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं 1.7 इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज जस्ट लाइक द पैकेट ऑफ चार्ज। और जो ये पैकेट ऑफ चार्ज है, इसका मतलब ये क्वांटाइज्ड है। जिसको समझ में आ गया हाथ रहेगा। तो बताओ, चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड या अनक्वांटाइज्ड? पैकेट ऑफ चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। वी कैन ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। वी कैन नॉट ट्रांसफर इट इन फ्रैक्शन। तो स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो मैं बोलूंगा वो जब बोर्ड एग्जाम में आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आए थे। राइट या रॉन्ग में था? मैं कहता हूं मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो राइट या रॉन्ग? जोर से बोल दो। रॉन्ग। मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज। एक बात याद रखना, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े डेरिवेशन से नहीं होते, छोटे छोटे पॉइंट से होते हैं। क्योंकि बड़े बड़े डेरिवेशन तो भाई साहब बिलो एवरेज बच्चे भी रट के जाते हैं। जो ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये वही जानता है जो डीप में गया हुआ है। स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज नॉट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे भी कम चार्ज होता है, जिसे कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं? तो 2 मिनट में आपको क्वार्क थ्योरी समझा रहा हूं। जो क्वार्क थ्योरी बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि बेटा 12th में बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली वो मेंशन नहीं है सिलेबस में, वो कंपटीशन का टॉपिक है। लेकिन यदि बेटा 20-25 मिनट का होता तो मैं बताने में सोचता। ये 2-3 मिनट का है, नॉलेज फायदा ही देगी। क्वार्क क्या है अब सुनिए। मेरे बेटा हमारे साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस को नाम दिया गया क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क, जिसका चार्ज होता है +2/3e, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3, और वो भी पॉजिटिव। दूसरा होता है डाउन क्वार्क, जो होता है 1/3e, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3, लेकिन नेगेटिव। अप क्वार्क का सिंबल है ऊपर की तरफ एरो, डाउन क्वार्क का सिंबल है नीचे एरो। यदि मैं कहीं पे 2 एरो बना दूं तो इसका मतलब 2 अप क्वार्क्स आर प्रेजेंट। अब तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द पैकेट, इलेक्ट्रॉन इज द पैकेट ऑफ 3 डाउन क्वार्क्स। जहां कहीं भी 3 डाउन क्वार्क आ जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों को कभी अलग नहीं कर सकते। नेचर ने कैसे बनाया, क्या बनाया, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं, और यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो मेरे बेटा एक डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3 ऑफ ई, तो 3 डाउन क्वार्क का चार्ज हो जाएगा -e, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम कहोगे तो फिर प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? मेरे बेटा न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें जितने अप होते हैं उसके डबल डाउन होते हैं। जैसे अब मैं लाखों में नहीं बना सकता, 2 अप 4 डाउन तो बना सकता हूं, जितने अप उसके दुगने डाउन। यदि n अप है
तो 2n डाउन होंगे। जो समझदार हैं, जरा भी साइंस मैथ्स जानते हैं, वो समझ गए ये न्यूट्रल होगा। तुम बताओ, अप क्वार्क का चार्ज डाउन क्वार्क का डबल है, तो यदि बेटा एक अप क्वार्क का चार्ज है 2e/3, तो n अप क्वार्क का चार्ज होगा 2ne/3 और 2n डाउन क्वार्क का चार्ज होगा -2ne/3। दोनों का मिला के चार्ज 0। आगे समझे? तो मेरे बेटा ये है इसका चार्ज। अब आता है प्रोटॉन क्या है। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 3 डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिसमें जितने आप डबल डाउन बनाऊंगा मैं 2 अप 4 डाउन हमेशा, वो आप जानते हो यार, हर बार नहीं बना सकते। प्रोटॉन, प्रोटॉन में जितने अप उसके डबल में से 3 कम डाउन। अभी बता दे रहे हैं, 2 मिनट लगने हैं। n अप 2n - 3 डाउन। अच्छा एक बात बताओ, यदि जितने अप हैं उसके डबल डाउन होते तो 0 चार्ज हो जाता। कितना चार्ज हो जाता? 0। लेकिन 3 डाउन क्वार्क कम है, यानी कि -1/3 × 3 कम है, -1/3e × 3 यानी -e कम है, और यदि -e कम है तो +e एक्सेस में है, तो इसका चार्ज होता है +e। तभी प्रोटॉन का चार्ज होता है +e। तो एक बार जल्दी जल्दी बताइए बेटा, डाउन क्वार्क वो इलेक्ट्रॉन में 3 डाउन बोल दिया करो, इलेक्ट्रॉन में 3 डाउन, न्यूट्रॉन में जितने अप डबल डाउन, n अप 0 चार्ज, प्रोटॉन में n अप 2n - 3 डाउन, यानी जितने अप उसके दुगने से 3 कम, तो इसलिए प्लस ज्यादा हो जाता है +e। लेकिन इससे एक राज की बात निकल के आई, वो ये कि यदि आप प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन किसी तरह से मर्ज कर दे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। कैसे? इसमें 3 डाउन कम है डबल से, मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, 3 डाउन जो कम थे वो पूरे हो गए। अब कितने हो गए? n अप 2n डाउन, न्यूट्रॉन बन गया। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम कॉम्बिनेशन ही न्यूट्रॉन है। अच्छा रेडियो एक्टिविटी कभी पढ़ी है? एक सेकेंड अभी बता रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है? कितनी तरह की रेज निकलती है बेटा रेडियो एक्टिविटी? 3। मैं नहीं बताऊंगा अल्फा बीटा गामा, आप बताओ कौन कौन सी। अल्फा तो हीलियम का न्यूक्लियस है, बीटा यदि आपने बता दिया तो मान जाऊंगा, बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। सुना है कभी? क्या है बीटा पार्टिकल? रेडियो एक्टिविटी में बीटा पार्टिकल निकलता है, और वो बीटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब यदि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अब आता है जेई का पूछा गया क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। मैंने क्या कहा? मेन फोकस 12th पर है, लेकिन यदि कोई ऐसा छोटा मोटा पॉइंट जो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे फ्लो को, वो बैच के साथ पढ़ाया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पूरी मेहनत से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से शीट्स बना करके उन्हें भी तैयारी करवाऊंगा। मतलब ये तुम में से देखो 2 तरह के बच्चे होंगे, एक वो हमें तो कंपटीशन छूना नहीं, भाई साहब वो बैच का अपना जो चल रहा है चलता रहने दो, सारा बोर्ड से ऊपर ही होगा तैयार। कुछ ऐसे हैं कि नहीं सर हमें जबरदस्त मेहनत करनी है, कुछ भी करवा दो, इस साल हमें भागना है मेरठ से सेलेक्ट होके, खून की रखा है माँ बाप ने, टीचर्स ने, छोड़ूंगा मेरठ। तो ऐसे बच्चे मुझे अलग से नेम बता देना, मैं उनका ग्रुप बना करके एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करके संडे को कुछ बैच में बता के जो सबके फायदे का है वो बैच में कुछ अलग से सब करवाऊंगा। परेशानी किसी को नहीं, दोनों का अपना अलग वो है। तो मेरे बेटा ये 12th के लिए भी जरूरी है और कंपटीशन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। तो जेई का पूछा गया क्वेश्चन था, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी बीटा पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ऑप्शन वगैरह मैं खुद बना रहा हूं, मतलब इस समय क्वेश्चन ये था, लैंग्वेज मेरी है। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी बीटा पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द एटम
From where these electrons are emitted? From outside of the atom, nucleus, या from inside of the nucleus? रेडियो एक्टिविटी में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से निकलते हैं या न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं? यहां पर इसकी नॉलेज काम आएगी। यदि न्यूक्लियस के बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलते तो वो तो आयनाइजेशन प्रोसेस होता, रेडियो एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। वो न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन बना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से। उस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, प्रोटॉन बचा रह जाता है न्यूक्लियस में, इसीलिए एटॉमिक नंबर राइजेस बाय 1। मान लो किसी में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया न्यूट्रॉन के टूटने से, न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो जो न्यूट्रॉन बचा वो तो प्रोटॉन बन गया। तो पहले 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे, अब 3 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक जो हमारा यहां पर नंबर है, प्रोटॉन का जो नंबर है वो तो 1 बढ़ गया। तो ये है रेडियो एक्टिविटी का। और यदि बाई चांस घर जाके कोई भूल जाए रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे सिर्फ इशारा कर देना, वीडियो आ जाएगी शाम को आपके पास, मन करे पूरा ही देख लेना दोबारा। समझ में आ गई बात? हाँ, तुम कुछ पूछ रहे थे बेटा। देखो बेटा, प्रोटॉन में n अप, यदि n अप और 2n डाउन होते तो वो तो न्यूट्रॉन बन जाता। 3 डाउन क्वार्क कम है, यानी नेगेटिव चार्ज कुछ कम है, और यदि नेगेटिव चार्ज कुछ कम है तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये था इसका। अब आते हैं हम आगे। क्वार्क थ्योरी आपको समझाने के बाद अब हम पहुंचे कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ क्या है मेरे बेटा? बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चाचा जी हैं। वो थोड़ा इजी था, ये इसमें थोड़ा समझने का ज्यादा है, लेकिन है वैसा ही। Whenever 2 point charges are placed at some distance, they exert a force on each other. जैसे 2 मास एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटी, 2 चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में 2 चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। This force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of separation. तो इन्हें जैसे वहां था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहां सुनना, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ बुक्स में लिखा है स्मॉल k, कैपिटल नहीं, कैपिटल के कुछ और है, आगे आएगा कल, स्मॉल के। और कुछ बुक्स में लिखा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे वो होते हैं ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज के थोड़ी है, ना हिंदी के ना उर्दू के, ये ग्रीक लैंग्वेज के है। तो उन्हीं में से ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैसे लिखा जाता है? कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे कैसे ई बना देते हैं। इसमें स्मॉल सी लिख के पेट काटना है, दैट इज एप्सिलॉन। स्मॉल सी विद कटा पेट, दैट इज एप्सिलॉन। अच्छा, इसके ऊपर पूरा एक अलग लेक्चर आएगा। फिलहाल तो बस ये समझ लो के है, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है स्मॉल के, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो निकल के आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनता है, इसलिए मैं आज इस पे बात ही नहीं करूंगा, बीच में सारा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। लेकिन यहां 2 बातें हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है, चार्जेस वैक्यूम में हो तो, या कभी कभी एयर में भी लगा देते हैं, क्योंकि एयर को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में
वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं। एयर को एक नेग्लिजिबल मीडियम माना जाता है, नेग्लिजिबल डेंसिटी का मीडियम। तो एयर, आप ये समझ लो, ये जो फोर्स है वो एयर या वैक्यूम के लिए है। यदि चार्जेस को पानी में रख दो, ये वैल्यू बदल जाएगी। चार्जेस को माइका में दबा दो, वैल्यू बदल जाएगी। तो उस पे ये सब जो अलग लेक्चर वाली बातें हैं वो नहीं कर रहा। तो फिलहाल अब तक क्या सीखा? whenever 2 point charges are kept at some distance, they exert a force on each other. This force is directly proportional to the product of charges, inversely proportional to the square of separation. और जोड़ के हमें क्या मिला? 1/4πε0 q1 q2 upon r square। अभी 1/4πε0 क्या है आज के लिए? सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? चार्जेस हमेशा नैनो कूलम या पिको कूलम में एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास। 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है, इसको समझने के लिए, क्योंकि देखो जब तक किसी चीज से फैमिलियर ना हो तो पढ़ना नहीं रटना मानता हूं मैं। आपसे पूछूं 1 न्यूटन कितना फोर्स है, मैं महसूस करना चाहता हूं। 1 न्यूटन, तो आप मेरे हाथ पे 100 ग्राम का मास रख देना कि सर कुछ फोर्स महसूस हुआ? हाँ, हाथ नीचे को जा रहा है। जो फोर्स महसूस हुआ वही 1 न्यूटन है अप्रॉक्स। कैसे? मेरे हाथ पर मास रखा हुआ है 100 ग्राम यानी 0.1 kg, तो मेरे पर फोर्स लग रहा है mg। 0.1 × 10, 9.8 को 10 मान लिया, इसीलिए अप्रॉक्स बोला। ये आता है 1 न्यूटन। तो जब कोई कहे कि 1 न्यूटन झेल पाएगा फोर्स, तो आप उसे कह देना बड़े आराम से 100 ग्राम का मास हाथ पे रख दो, तो क्या फोर्स झेल नहीं सकते? यदि आपसे कहें कि 1000 न्यूटन झेल पाओगे, 100 किलो रखना पड़ेगा। कोई कहे मैं 1000 न्यूटन फोर्स बियर कर सकता हूं या नहीं, भाई साहब उसे जमीन पे लेटा के 100 किलो का मास उसके खोपड़े पे रख देना। यदि वो जिंदा उठ गया तो यानी झेल सकता है, और नहीं तो भैया इसके बस की नहीं। और 1000 न्यूटन से बड़े फोर्स तो भाई साहब फिर वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर निकल जाते हैं। मैं बता क्या रहा था, क्या बताने लगा, उसका कारण है। मैं बताना चाहता हूं 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। यदि कोई एक आदमी 1 कूलम चार्ज क्लास में रख के चला जाए, तो दूसरा आदमी 1 कूलम लेकर के बेगमपुल से नहीं जा सकता। मेरे कमरे में यदि 1 कूलम चार्ज रखा है तो दूसरा आदमी 1 कूलम लेके बेगमपुल से नहीं जा सकता। क्यों? यदि मेरे कमरे में 1 कूलम है, बेगमपुल पर 1 कूलम है, डिस्टेंस 1000 मीटर मान लो, 1 किलोमीटर अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो फोर्स कितना लगेगा? तो 1/4πε0 q1 q2 upon r square। 1/4πε0 है 9 × 10⁹ q1 is 1 कूलम, q2 is 1 कूलम, डिस्टेंस 1000 का स्क्वायर 10⁶, तो ये आ गया 9000 न्यूटन। यानी केजी में बदला जाए तो 900 किलो। दूसरा आदमी इतना फोर्स महसूस करेगा। कोई कहे 9000 न्यूटन कितना होता है, तो मेरा बालक बता देगा। भाई साहब 900 किलो की गाड़ी के नीचे लेट जाओ, गाड़ी आपके ऊपर से उतर जाए, जितना फोर्स लगेगा वो 9000 न्यूटन है। क्या एक आम आदमी इतना फोर्स बियर कर पाएगा? तो ये आदमी, यदि मेरे कमरे में 1 कूलम रखा है, तो कोई भी आदमी 1 कूलम लेकर के बेगमपुल से नहीं जा सकता, क्योंकि बेगमपुल पे गुजरते ही उस पे 900 किलो की कार ने टक्कर मार दी हो, इतना फोर्स लगेगा, उड़ जाएगा। तो ये सारा समझ में आ गया आपको? तभी कहा जाता है हाईली चार्ज बॉडीज के आसपास खड़े नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे ये क्यों? मान लो कोई हाईली चार्ज बॉडी है, यहां पर बहुत हाई चार्ज, आप उसके पास खड़े हो गए,
पहले बताओ आप किससे बने हो? मॉलिक्यूल, सेल से। सेल्स किससे बनी है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से। एटम्स बने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। यानी हम बने हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस से। हम सब में एटम्स है, हम सब में एटम्स है। लाइफ और कुछ नहीं, एटम्स का मूवमेंट है। हम पैदा होते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जो भी खाते हैं तो एटम्स पेट में ले जाते हैं। कुछ एटम हमारी बॉडी में अलग अलग जगह स्टोर हो जाते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारे वो एटम्स जमीन में वापस चले जाते हैं। एटम्स का फ्लो है लाइफ, और कुछ नहीं। तो यदि हम एटम्स हैं, कुछ ऐसे एटम्स जो सोचना समझना सीख चुके हैं, तो मेरे बेटा ये आदमी भी एटम है, तो क्या होगा? ये हाई चार्ज इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। और मैंने अभी बताया हाई चार्ज जो होते हैं ये बहुत तगड़ा फोर्स लगाते हैं, ये एटम को तोड़ देगा। इसके न्यूक्लियस तो हो गए अलग, इलेक्ट्रॉन अलग। क्या एक एटम के? ना जी, सबके। अब यदि मेरी बॉडी में जितने भी एटम्स थे उनके न्यूक्लियस इनके को खिसका दिए और इलेक्ट्रॉन उनके को खिसका दिए, तो भाई साहब एटम बचे नहीं तो सेल्स बची नहीं। आधा आदमी इधर, आधा उधर, पॉजिटिव वाला इधर, निगेटिव वाला उधर, खत्म कहानी। तभी बेटा चार्ज बॉडीज के आसपास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है लाइफ के लिए। तो इसीलिए हमारी दुनिया में साइंटिस्ट ने लिमिट सेट कर रखी है कि बहुत हैवी चार्जेस को हम लाइफ में यूज नहीं करते। तभी आपके न्यूमेरिकल्स, कई बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल में कूलम में क्यों नहीं देते चार्ज? माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, भाई साहब वो इतने ही चार्ज डेली लाइफ में यूज करने अलाउ है। इमेजिनेशन में तो कितना भी दे दो। मैं कहूंगा स्फीयर हैविंग 10 कूलम चार्ज, भाई साहब इमेजिनरी है। अन्य उसके आसपास पूरा मेरठ खत्म हो जाएगा। जितने भी लोकेलिटी मेरठ में लोग रहते हैं सबके पॉजिटिव अलग, इलेक्ट्रॉन अलग। ये एक वेपन बन जाएगा। कुछ नहीं, कराची में रख के आना है, 2-4 शहर तो गायब। तो अब पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, क्योंकि रिपेल हो गए, एक प्रोटॉन वहां उड़ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ उड़ गया। खैर ये हमारा मेरे ख्याल में चार्जेस के बारे में तो जान गए। अब आता है इनमें न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे होते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोल बेटा। सर लेकिन हम अगर अर्थ सरफेस पर खड़े हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फ्लो कर जाएगा। हाँ अर्थ के अंदर बेटा, अर्थ वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो तो पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे आ जाते हैं। अर्थ में कल पोलराइजेशन पढ़ाया था ना, तो दैट इज द रीजन। ये नहीं कह सकते अर्थ इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। अर्थ इज अनचार्ज बॉडी। हाँ बेटा, तो बेटा पहली प्रॉपर्टी हुई चार्ज की कंजर्वेशन। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी हुई क्वांटाइजेशन, यानी गिवन और टेकन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। We can transfer 1 electron, 2 electron, 3 electron. We cannot transfer 1.1 electron, 1.5 electron. तो यानी आप चार्ज कह सकते हो any, where n is whole number. n जो है whole number है। कहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो 5 ही, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो 10 ही, 50 का होगा तो 50 ही, लेकिन होगा होल नंबर में। अच्छा, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टू। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में जगह जगह पर यूज होता है, Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। Q इज इक्वल टू एनी। अच्छा बेटा, क्वांटाइजेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचे कि न्यूमेरिकल्स में इनका यूज क्या। और कल एक्स्ट्रा क्लास होगी, मैंने देख जो लेट आए उनके लिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सैटरडे भाई जब तक बहुत ही बड़ी मजबूरी ना हो तो ऑफ नहीं होगा। सैटरडे को वैसे टेस्ट चलेंगे, कल टेस्ट ले नहीं सकता तो कल पढ़ाई होगी। आप अपने टाइम पर पहुंच जाइएगा। और जो मस्ती में एब्सेंट होगा भाई साहब देख, उसको फिर मेरे पास ज्वाइन करने से क्या फायदा है, यदि फिर साल के एंड में वही रिजल्ट देने हैं। फिर तो कहीं पे 1500 रुपये महीने पे बैठ जाओ, टाइम ही तो वेस्ट करना है ना। बेटा ऐसे मत करना मेरे ला, बहुत दुख होता है। फिर सारे आएंगे, मैं भी आऊंगा। क्या मेरे को आराम पसंद नहीं है? मैं भी तो छुट्टी बना सकता हूँ।
मैं आऊंगा तो आपको क्या दिक्कत है? 4 से 5 आ जाओ, आओगे? श्योर? अच्छा, मैं अब आप लोगों का एक अलग ग्रुप तैयार कर दूंगा, जो जो आते रहेंगे उसमें ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा। इसीलिए मैंने फोन नंबर लिया है, सही सही देना, क्योंकि सारे मैसेजेस उस पे आएंगे। कभी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आएगा, उसी पे इंफॉर्मेशन आएगी। पुराने वाले ग्रुप को मैं आज या कल में ख़त्म कर दूंगा। अभी एग्जिट मत करो, जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो उसे हटा दूंगा, फिर नया ग्रुप रेडी करेंगे। तो ये हमारा हुआ। अब इसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनते हैं? पहला इजी, उससे डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट। मेरे बेटा यदि सबसे इजी न्यूमेरिकल आया तो क्या आएगा? तुमसे कहेंगे कि भाई एक पॉइंट चार्ज है 1 कूलम, दूसरा पॉइंट चार्ज है 3 कूलम या माइक्रो कूलम या नैनो कूलम या पिको कूलम, कुछ भी एक्स वाई जेड डिजिट मैं बना रहा हूं अपनी तरफ से, और ये 3 मीटर डिस्टेंस पर है। फोर्स बताओ। तो भाई इससे इजी तो नहीं हो सकता। आप फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², में वैल्यू भी नहीं रख रहा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹ Q1 है 1, Q2 है 3, R है 3। सॉल्व आप कर लोगे, आंसर आ गया। अच्छा एक बात और, ये फॉर्मूला असलियत में पॉइंट चार्जेस के लिए है, बड़े चार्जेस के लिए नहीं। मान लो बेटा मैं कहता है 1 कूलम इस पर है, 3 कूलम इस पर है, सेंटर की सेपरेशन 3 मीटर है, तो फोर्स बताओ। तो क्या यही आंसर आएगा? तो जवाब है नहीं, आंसर आएगा। क्यों? इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या प्लस और प्लस रिपेल नहीं करेंगे? और यदि ये रिपेल करेंगे तो ये यहां से रिपेल होके एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा और ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा। अब बताओ असलियत में चार्जेस की जो सेपरेशन है वो 3 है या मोर देन 3 है? तो ऐसे में जो हमारा आंसर है वो गलत हो जाता है। इसमें कॉमन सेंस से नंबर आते हैं। नीट का क्वेश्चन देखिए, उनमें दिया हुआ है यही चार्ज, डाटा बदला हुआ है, उसमें यही दिया है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इसका आंसर देखना क्या आ रहा है, ये कट गया 3 × 10⁹। उन्होंने यहां पर ऑप्शन बनाए 7 × 10⁹। ये डिजिट मैं बार बार तीसरी बार कह रहा हूं कि ये बदली हुई है। 4 × 10⁹, 3 × 10⁹, और 2 × 10⁹। जो नॉलेज वाले नहीं है बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं, वो कहें, वो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ये आंसर आएगा, और वो इस पे टिक करके चले जाएंगे। कंपटीशन वाले आएंगे कंप्यूटर लेकर के, वो इसे काट करके तुम्हें 0 दे करके या नेगेटिव दे के चले जाएंगे। तुम्हें मालूम है चार्जेस ने रिपेल किया होगा तो उनकी सेपरेशन 3 से ज्यादा हो गई होगी, और मुझे सिर्फ ये ढूंढना था कि कौन सा आंसर इससे कम फोर्स देगा, क्योंकि सेपरेशन बढ़ गई तो फोर्स कम आएगा। क्या कह रहे हो? क्लियर हो गया पॉइंट? या दिक्कत? बोलो बेटा। चार्जेस पर लगने वाला एक, तुम अच्छा एक बात बताओ, 2 मैग्नेट मैं अलग अलग हाथ में ले लूं, सेम पोल, तो वो रिपेल करते हैं। 2 चार्ज ले लूं प्लस प्लस, रिपेल करते हैं। तो ये वही फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है। तुम कुछ पूछ रहे थे यहाँ, तुम पूछ रहे थे बेटा ग्रीन शर्ट में, नहीं? अच्छा नेम तो याद करवा दो, चल बाद में करूंगा रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद, क्यों नाम मुझे सबके रटे हुए चाहिए, जिससे मैं नाम से कहूँ शौर्य क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो नाम लेकर। नहीं तुम तो पढ़ रहे हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरे बेटा हमारा अगला एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा टिपिकल हुआ, थोड़ा टिपिकल में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, जिसे बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, डिफिकल्ट है नहीं, जिसे ना आता हो वही डिफिकल्ट है। 4th क्लास के बच्चे से sin 30 पूछ लो, नाचा नाचा फिरेगा, फिर कहेगा वेरी डिफिकल्ट। तो गलती उसकी नहीं, गलती है नॉलेज ही नहीं है, तो डिफिकल्ट। उसमें आया बोर्ड का है, डिजिट फिर चेंज है, एक सरफेस से 2 सिल्क थ्रेड लटकी हुई है, लेंथ 1 मीटर ईच। how much equal charge must be given so that their separation becomes, भाई जितना चार्ज इसे देना है उतना इसे देना है, तो रिपेल करेंगे। तो how much equal charge must be given to each wall so that the angle between them becomes 60 degree।
मास ऑफ द बॉल 1 मिलीग्राम मान लेते हैं हम लोग। ये कितना चार्ज दे ये आ जाए, मास ऑफ ईच बॉल इज 1 मिलीग्राम। तो ये और इसके जैसे न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट में इसलिए जल्दी छोड़ता हूँ कि जिन्हें सदर जाना है ट्यूशन पढ़ने वो भी अपना टाइम से पहुँच सकते। कौन कौन सदर जाएंगे अभी? तो आप सब जाएंगे तो 5-7 मिनट में पहले छोड़ा करूँगा जिससे आप वहाँ कवर कर लें। लेकिन इधर आने का टाइम थोड़ा आप लोग मैनेज करिए और 5-7 मिनट जल्दी आइए। स्पीड तो बढ़ी जाएगी। देख मेरी स्पीड पे कोई शक मत करना। जब तुम कहोगे तेज़ दौड़ाने को समझ में सारा आएगा, दौड़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं। सारा समझ में आ गया? नेम सबने नोट करा दिए? किस किस का नोट नहीं हुआ बेटा? आप लोग बेटा पांचों नोट करा दो फटाफट जाते हुए, नेम और नंबर। बेटा नाम क्या है आपका? अभी अर्णव। अभी 2-4 दिन रोज पूछूंगा याद करने को। अर्णव। आपका नाम बेटा सौम्या है ना? आप लवी, विराट, आपका तेरा तो भूलू नहीं आप कभी जिंदगी में, ये तो पहले प्रथम हो गया। आप बेटा द्वितीय है? आर्यन। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बेटा चिंता मत करो, अभी पहले 15-20 दिन फ्लो बनने दो। मैं इधर तुम लोग व्हाट्सएप पे भी लिख के भेज देना अपने नेम क्लास और स्कूल। शीट बेटा वहाँ शीट ले लेना जिस पे नहीं है। ये नहीं है बेटा, ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबको मिल गई शीट बेटा? जो भी आज हम बैठा उनके नाम और कंपनी होने चाहिए। हम ये देखना चाह रहे हैं कि 4 से 5 में कितनों ने एंट्री की और कौन से में कौन से।
क्या कोई होता है मोटी में नहीं है। टाइमिंग का अलग अलग है। नहीं इससे तो यही चलना कलर वैसे तो नहीं है चलना। Baru aku pakai